बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का हमारा जो टॉपिक है, पहला चैप्टर जो हमारा है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में हमारा जो चैप्टर पहला रहने वाला है वो सेट है। तो यहाँ पे देखिए, आज से ही हमने स्टार्ट किया है ये सेशन क्लास 11th का। एक बेहतरीन तरीके से क्लासेस जो हैं आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है? क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है? क्लास 11 के रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेंगे आपके पास, और लाइव भी कुछ क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो सेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका स्टार्ट होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसको आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे आज सेट। और अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं लास्ट तक, तो ये आप मान लीजिए कि मैथमेटिक्स से आपका जो डर है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक ही चैप्टर में जो हमारा सेट है, यहीं से आप ये जान पाएंगे कि इस चैनल पे आपको किस तरीके से जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लासेस यहाँ पे चलाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला चैप्टर हमारा है सेट थ्योरी। क्योंकि आप जो है वो क्लास 10 से पढ़ के आए हैं, ठीक है अभी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। सेट थ्योरी आपके लिए एकदम नया चैप्टर है, तो बहुत बेसिक से आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस पूरे चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जो है आपको बहुत आसानी से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला चैप्टर है सेट। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे, कि यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाने वाला है पहले, वो आपका क्या होगा, सेट चैप्टर में 1.1 का आपको इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे वो देखने को मिलने वाला है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे सेट, सेट होता क्या है नॉर्मली, उसके बाद हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस सेशन में मिलने वाली हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करने का मतलब बहुत अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन अगर डायरेक्ट हम कराते हैं तो इसका मतलब है आप उसको याद कर रहे हैं, आप उसको सीख नहीं रहे हैं कि आपको करना कैसे है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए सेट पे अगर हम बात करें, पहला चैप्टर हमारा क्या है, सेट्स। देखिए तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन हम जानते हैं कि सेट होता क्या है। और चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे कि सेट क्या होता है, हम ये जान लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि डेफिनेशन डेफिनेशन अगर हम जाने सेट की, तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रहे हैं नए, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, दो टर्म दिख रहे हैं। एक टर्म आपका क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एक आपको क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और दूसरा क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हम जिसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिस के बारे में हम बात करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे आपको एक नई चीज दिख रही है, क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन। आपको एक नई चीज क्या दिख रही है यहाँ पे, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइन का मतलब होता है, ठीक है, कलेक्शन का मतलब वही ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ठीक है? तो वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, ये आप पहले सीखें। तो वेल डिफाइन कहने का मतलब ये है, ऐसी चीजें जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। वेल डिफाइन का मतलब आपका ये होता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस विषय में हम बात करेंगे वहां पे क्या लिखेंगे हम, नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब है जिस भी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो एक आदमी के लिए अगर वही है, तो वही ऑब्जेक्ट जो है वो सब के लिए क्या हो, वही सेम हो, वो अलग ना हो, ठीक है? जैसे आप अगर बात करें, ठीक है, जैसे हम कहते हैं, बताइए अगर हमने लिया नेचुरल नंबर्स, जैसे हमने कहा कि नेचुरल नंबर आपके पास जो होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं। इस एग्जाम्पल से अगर इसको समझें, अगर इस पर हम बात करें, तो अगर हम ये सीखें कि नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं,
तो चाहे जिससे पूछेंगे, अगर वो नेचुरल नंबर के बारे में जान रहा है तो यही बताएगा कि नेचुरल नंबर हमारा जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अगर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 के बाद 2 आएगा, ऐसे ही 3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स आपके पास कहाँ तक चले जाएंगे? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने 5 लोगों से पूछा, मान लीजिए हमने 5 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और उससे पूछा, आप बता दीजिए कि नेचुरल नंबर जो है वो, आप पांचों लोग ये बताइए कि नेचुरल नंबर आपका जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर उनको नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी है, नॉलेज है, तो वो क्या बताएंगे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। बेसिक सी बात है। तो सबके लिए क्या होगा? वो सेम। मतलब नेचुरल नंबर, अब 4 लोग बता रहे हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अगला बता रहा है कि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर हम जानते हैं कहाँ स्टार्ट होता है, 1 से, या तो उसको बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें जो है उसको हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब देखना है। यहाँ पे क्या देखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, वो क्या हो? पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो? पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, मतलब सबके लिए क्या हो? सेम हो। सबके लिए क्या हो? सेम हो। उसके बाद एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब जैसे कैसा कलेक्शन हमारा वेल डिफाइन होगा, जैसे एग्जाम्पल से अगर समझें तो पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे ध्यान से, क्या बोला गया है? द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 14 एंड 50। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 14 टू 50। अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, अगर हम किसकी बात करें? प्राइम नंबर की बात करें, तो प्राइम नंबर हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, या तो उसके क्या होंगे? 2 फैक्टर होंगे, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स या तो उनके 2 फैक्टर हो या तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, तो ये कलेक्शन आपका जो है वो वेल डिफाइन है या नहीं है, ये हमको डिस्कस करना है। अगर वेल डिफाइन होगा तो वो सेट होगा, वेल डिफाइन नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। अब देखिए, जैसे ये कहते हैं कि 14 टू 50 के बीच में आपके पास कितने प्राइम नंबर्स हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर प्राइम नंबर हम जान रहे हैं तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? 14 टू 50 के बीच में पूछा है, बिटवीन पूछा है, इसका मतलब ना तो 14 हमको लिखना ना तो 50 लिखना है। तो पहला नंबर आपके पास क्या आएगा? 15 आएगा। दूसरा नंबर आपके पास 16 आएगा, फिर क्या आएगा? 18 आएगा, फिर 20, फिर 21। ऐसे नंबर्स आपके लास्ट तक कहाँ जाएंगे? 49 तक। ऐसे नंबर्स आपके पास क्या आएंगे? प्राइम नंबर्स हैं। 40 टू 50 के, 14 टू 50 के बीच में ये सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम। अब ये सबके लिए क्या होंगे? सेम होंगे। प्राइम नंबर 15 अगर प्राइम नंबर है तो वो सबके लिए क्या होगा? प्राइम नंबर ही होगा। ऐसा नहीं कि वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कलेक्शन हमारा जो है, ये कलेक्शन हमारा जो है कैसा है? वेल डिफाइन है। ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला नहीं है। तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि जो हमारा कलेक्शन है ये क्या है? एक सेट है। जो कलेक्शन है ये क्या? एक सेट है, क्योंकि ये क्या है? वेल डिफाइन है। अब अगर बात करें दूसरे पे, तो दूसरे एग्जाम्पल से अगर समझें, ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल से हम समझें तो दूसरा एग्जाम्पल हमको क्या कहता है? देखिए ध्यान से जरा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया है? द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन इंडिया। द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन इंडिया। क्या आप बता सकते हैं? क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भारत में ऑनेस्ट पर्सन जो है वो कौन कौन से हैं? ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम ये डिफाइन कर पाए कि हमारे पास जो है ऑनेस्ट पर्सन जो है वो कौन कौन से हैं। हम 4 या 5 लोगों में तो बता ही नहीं पाते हैं कि कौन ऑनेस्ट है कौन नहीं है, तो हम पूरे भारत में कैसे बता पाएंगे? ठीक है, तो ये कलेक्शन जो हमारा है वो वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन अगर नहीं है, इसका मतलब हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो कलेक्शन हमारा होगा ये क्या होगा? सेट नहीं होगा। जो कलेक्शन हमारा है वो सेट नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हमारा जो कलेक्शन है अगर वो वेल डिफाइन है तो वो सेट होगा, वेल डिफाइन नहीं है तो सेट नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझें, चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स का जो कलेक्शन हमारा है क्या वो सबके लिए सेम नहीं है? बिल्कुल सेम होगा। सबके लिए क्या होगा? ऑड नंबर्स हमारे पास वही होते हैं, 1, 3, 5, 7। ऐसे नंबर्स हमारे पास जो है वो क्या होते हैं?
ऑड नंबर्स होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जो है वो सबके लिए क्या होंगे, सेम होंगे, सबके लिए सेम है, इसका मतलब हमारा जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है, और अगर वेल डिफाइन है इसका मतलब वो क्या है, सेट है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये जान लिया कि सेट क्या होता है और वेल डिफाइन क्या होता है, ठीक है। अगर वेल डिफाइन है वो कलेक्शन तो वो हमारा सेट होगा, वेल डिफाइन नहीं है तो सेट नहीं होगा। उम्मीद करते हैं इतना बहुत जबरदस्त तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे देखें, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास कुछ हैं, इसको हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास जो हैं वो क्या रहने वाले हैं, देखिए जरा ध्यान से। चलिए समझ लेते हैं, पहला पॉइंट आपके पास क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट आपके पास ये है कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी टू एक्स वाई जेड, ठीक है। सेट को हम यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वो ए बी सी टू एक्स वाई जेड, ए बी सी टू एक्स वाई जेड। मतलब आप ए से भी लिख सकते हैं, बी से भी लिख सकते हैं, सी से भी लिख सकते हैं, और कहा एक्स वाई जेड से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ टर्म जो है वो फिक्स होंगे, अभी आगे आने वाले स्लाइड में उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये आप जान लीजिए, इस सेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, वो क्या होना चाहिए, ए बी सी टू एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या है, द एलिमेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स ए बी सी टू एक्स वाई जेड, ठीक है। एलिमेंट्स जो है वो सेट के, सेट को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल लेटर से, और सेट का जो एलिमेंट आपके पास होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, ठीक है। ए बी सी टू एक्स वाई जेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, या कुछ भी दिया रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसी तरीके से ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो क्या रहने वाला है, इट इज सफिशिएंट टू राइट ईच एलिमेंट्स इन अ सेट ओनली वंस। इसका मतलब है आप किसी भी एलिमेंट को सेट में एक से ज्यादा बार लिखने की नीड हमको नहीं है। अगर हम एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार लिखते हैं, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, एक ही एलिमेंट सफिशिएंट है। अगर मान लीजिए हमने कहा एक हमारे पास सेट है, जैसे मान लीजिए, और ये भी आप जान लीजिए, सेट में, सेट को हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, इस तरीके से सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। सेट को हमेशा किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया देखिए, जैसे हमने कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसका मतलब है नेचुरल नंबर का आप सेट लिखिए जो 10 से क्या है, छोटे हैं। नेचुरल नंबर का आप सेट लिखिए जो 10 से आपके क्या है, छोटे हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की गई है, ठीक है, लेकिन 10 से छोटा भी यहाँ पे कंडीशन भी लगा दी गई है, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं हमारे पास ये सेट ए है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि कैपिटल लेटर से हमको क्या करना है, उसको डिनोट करना है, तो मान लेते हैं हमारे पास वो सेट क्या है, ए है। इसको किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट में जो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप देखिए, ठीक है, ये इसके जस्ट बाद आने वाला टॉपिक था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हुई कि हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। क्योंकि सेट का रिप्रेजेंटेशन जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे हम किस तरीके से सेट को यहाँ पे लिख रहे हैं, तब तक हम ये नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि किस तरीके से हम उस सेट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। फिलहाल देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आप जब नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1 2 3 कहाँ तक, 9 तक, 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक, 9 तक। अब यहाँ पे जो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट आप, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा गया होगा, वो सेट का क्या होता है, एलिमेंट होता है, वो सेट का आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल ये चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ पे इस पर भी ध्यान नहीं देना है फिलहाल, ये भी आप जानते रहें कि हम क्या हमने पढ़ा यहाँ पे, कि सबसे पहले क्या, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वो ए बी सी टू एक्स वाई जेड आपका कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या था, द एलिमेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी टू एक्स वाई जेड। तीसरी कंडीशन क्या, तीसरा पॉइंट क्या है, इफ इट इज सफिशिएंट टू राइट ईच एलिमेंट्स इन अ सेट ओनली वंस, इसका मतलब है अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखें, वो सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम इसका सही करते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। चलिए यहाँ पे देखिए, अब एक चीज और नई आपके लिए, ये सब आप जानते नहीं हैं, अभी क्लास 10 से आप आए हैं, तो यहाँ पे देखिए अगला हमारा टॉपिक होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? ठीक है, कि अगर आपके पास कोई सेट दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके पास एक सेट है। इफ ए इज एन, पहले इसको समझ लेते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट, अगर आपके पास ए जो है वो एक एलिमेंट है ऑफ अ सेट ए, सेट ए का कोई एलिमेंट अगर आपके पास ए है, बी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए जो है वो सेट ए से रिलेटेड है, इसका मतलब हम क्या पढ़ सकते हैं उसको? ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दस बी राइट ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू। ऐसे हम क्या लिखते हैं? बिलोंग्स टू। ये है बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये आपका क्या होता है? बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग्स टू। अगर इसी को आप बना के कट कर देते हैं, ये आपका क्या होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। इस तरीके से आप बना सकते हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या मतलब इसका होता है? जैसे आपके पास एक सेट ए है, आपके पास एक सेट क्या दिया गया है? ए दिया गया है। कर्ली ब्रैकेट में सेट को लिखते हैं, एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 और 6। ठीक है, उसने पूछा क्या है? इज अ सेट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा सही है आपको ये बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। देखिए अब बिलोंग्स टू का क्या मतलब है? अब देखिए 1 जो है वो सेट ए में है, इसका मतलब 1 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। आपका जो एलिमेंट 1 है वो सेट ए में प्रेजेंट है, तो 1 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू क्या है? ए है। फिर हम क्या कह सकते हैं? 2 भी सेट में रिप्रेजेंट है, तो कह सकते हैं 2 बिलोंग्स टू भी ए है। 3 भी यहाँ पे रिप्रेजेंट है, तो 3 बिलोंग्स टू क्या है? ए है। 4 भी यहाँ पे है, तो 4 बिलोंग्स टू क्या है हमारा? ए है। उसके बाद 6 भी इसमें रिप्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं 6 बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है? बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट है। अगर वो एलिमेंट उस सेट में है, अगर वो एलिमेंट आपका जो है उस सेट में लाई कर रहा है, तो कह सकते हैं कि वो एलिमेंट आपका क्या होगा? बिलोंग करेगा उस सेट से, जो सेट हमको क्या होगा? गिवन होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि 1 जो है इस सेट में है, तो 1 क्या होगा? बिलोंग करेगा ए से। अब यहाँ पे ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, पहला ऑप्शन आपका क्या है? 3 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ भी 3 बिलोंग्स टू ए, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। उसके बाद दूसरा अगर देखें, 3,6 बिलोंग्स टू ए, 3,6 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 भी बिलोंग कर रहा है, 6 भी बिलोंग कर रहा है, 3 और 6 दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है? सही है। ठीक है, उसके बाद 9 बिलोंग्स टू ए। क्या आपके पास यहाँ पे कहीं 9 दिख रहा है इस सेट में? नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं, ये ऑप्शन आपका कट गया। उसके बाद 2 बिलोंग्स टू ए है नहीं है, 2 इस सेट में है नहीं है? बिल्कुल है, तो ये भी आपका बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब पहला भी आपका बिलोंग कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है और तीसरा भी, चौथा भी कर रहा है, तो सी ऑप्शन आपका जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके क्या है? सही है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है बिलोंग्स टू का। और नॉट बिलोंग्स टू का लिखने का मतलब है कि 9 जो है ऐसा लिख सकते हैं, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 9 अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है उस सेट में, तो वो क्या होगा? 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का। वो एलिमेंट उसमें है तो बिलोंग्स टू होगा, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। चलिए नोट कर सकते हैं आप इसको। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ से सीखेंगे कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है सेट का रिप्रेजेंटेशन जो है, अभी आप ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाए होंगे कि सेट जो है होता क्या है, तो उस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे कि हम सेट को लिखते कैसे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यही आपको बताएगा कि सेट को हमको लिखना कैसे है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, देर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 2 तरीके हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के आपके पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। पहला आपका क्या है? यहाँ पे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। पहला आपका आपके पास क्या है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म।
दूसरा आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म की। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म आपका क्या होता है, तो ये आप जान लीजिए यहाँ पे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के आपके पास कितने मेथड हैं, दो मेथड हैं। पहला आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म ज्यादा आसान है, सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको स्टार्टिंग में, उसके बाद चीजें जो है आपको वो भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे ठीक है आपका फॉर्म। चलिए देखिए, ये चीजें क्या है आपकी, अभी जो हमने बताया था कि आगे वाली स्लाइड, आगे वाली स्लाइड में ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है कि we give below a few more examples of sets used particularly in mathematics। ठीक है, which ये कुछ ऐसे नंबर्स हमारे पास होंगे, कुछ ऐसे फिक्स नंबर हमारे पास हैं जिनका नोटेशन आपको पहले से दिया रहेगा, जिनका नोटेशन आपको पहले से दिया रहेगा। जैसे आपका क्या है, यहाँ पे पहला देखिए, एन कैपिटल एन आपको जो होगा, अगर कैपिटल एन आपका लिखा गया है कहीं भी, इसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना है कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। वो सेट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर का सेट ही है वो। ठीक है, तो कैपिटल एन अगर लिखा गया तो वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। दूसरा आपका क्या है, कैपिटल जेड लिखा गया है, कैपिटल जेड लिखा गया है, या आई भी कहीं कहीं हो सकता है लिखा गया हो। आई जेड जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, चाहे वो प्लस हो चाहे वो क्या हो, माइनस हो, चाहे वो प्लस हो चाहे वो क्या हो, माइनस हो। और अगर प्लस माइनस अलग अलग डिफाइन होगा तो वो आपको बता देगा वहां पे कि ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, उसके लिए भी अलग केस है। तीसरा आपका क्या है, क्यू, कैपिटल क्यू जो है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर का जो सेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल क्यू बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल आर आपका क्या होता है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, कैपिटल आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जेड प्लस, ठीक है, जेड प्लस कुछ इस तरीके से लिखा गया है, जेड के ऊपर थोड़ा सा प्लस ऐसे करके लगाएंगे तो उसको हम क्या समझेंगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, द सेट ऑफ क्या होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब कुछ इस तरीके से जेड प्लस आपका जो होगा वो इस तरीके से होगा। पॉजिटिव इंटीजर, जीरो तो इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, ना तो नेगेटिव, तो वन से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका क्या होगा, जेड प्लस होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, जेड प्लस होगा। अब क्यू प्लस की बात करें, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, क्यू प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, जैसे 1/2 हो गया आपका, 3/2 हो गया, 3/5 हो गया। पॉजिटिव रेशनल नंबर को क्या किससे डिनोट करते हैं, क्यू प्लस से। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, आर प्लस, आर प्लस आपका जो है द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये सारी चीजें जो है वो फिक्स रहेंगी, कहीं भी नेचुरल नंबर की बात करेगा कंडीशन नहीं देता है, पूरे नेचुरल नंबर की बात करेगा तो कैपिटल एल लिखना है, रियल नंबर की बात करेगा तो कैपिटल आर लिखना है, होल नंबर की बात करेगा तो कैपिटल डब्ल्यू लिखना है। यहाँ पे होल नंबर भी बता सकते हैं, अगर होल नंबर का सेट दिया गया है, अगर आपके पास होल नंबर दिया गया है तो उसको किससे लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, कैसे लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप इसको नोट करते रहें, आगे आने वाले यहाँ पे स्लाइड में ये सारी चीजें काम रहेंगी, काम आएंगी। और यहाँ पे जब हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे तो वहां भी सारी चीजें ये आपकी क्लियर होंगे, होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आपका क्या है, रोस्टर और टेबलर फॉर्म। देखिए, रोस्टर और टेबलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका आपका है, ये बहुत आसान है, इसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। नया भले ही है आपके लिए लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म क्या होता है, इन रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, सेट के सभी एलिमेंट आपके पास जो है आर लिस्टेड, मतलब कुछ इस तरीके से आपके लिखे होंगे। चलिए अभी बताते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, लिस्टेड होंगे मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा गया होगा। द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमाज, एलिमेंट्स आपके जो होंगे वो किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से। जैसे हमने कहा 1 2 लिखा गया है तो 1, 2 ये सेपरेट हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, एंड आर इनक्लोज विद इन ब्रैकेट, कौन से ब्रैकेट में लिखना है आपको, कर्ली ब्रैकेट में लिखना, अभी हमने बताया था।
इस सेट को किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। इसका मतलब है इस, ठीक है, मेथड में आपको क्या करना है, सिर्फ ये करना रहता है कि आप एलिमेंट को क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, और एलिमेंट को अलग किससे करेंगे, सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा से करेंगे, और लिखना किस में है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, कहां पे लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें तो पहला एग्जांपल हमको क्या बता रहा है यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज। ठीक है, तो हम लिख देते हैं। जैसे वोवेल्स आपके पास जो है वो कौन कौन से होते हैं, ई, ई, आई, ओ और यू, क्योंकि ये आपके एलिमेंट हैं, क्योंकि ये आपके क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट को हमने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि एलिमेंट्स को हमको कैसे लिखने हैं, स्मॉल लेटर में ही लिखने हैं। एलिमेंट को हमको कैसे लिखने हैं, स्मॉल लेटर में ही आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप स्मॉल लेटर में उसको लिख पाएंगे। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं। अगर आगे की बात करें हम यहाँ पे देखिए तो वो क्या रहने वाला है, इसको क्या करना है आपको, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने सेट मान लिया, क्या एक सेट आपके पास बी है, किसमें लिखना है आपको, ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, किसमें लिखना है आपको, ब्रैकेट में लिखना है। और इंग्लिश अल्फाबेट में आपके वॉवेल्स कितने हैं, ये 5। तो आप क्या करेंगे, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा क्या यू, ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। बस इसी तरीके से आपको लिख देना है, सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं, सेपरेट किससे करने हैं, कॉमा से, लिखना किसमें है, कर्ली ब्रैकेट में। और वो सेट आपका क्या है, बी है। मान लिया हमने क्या है, सेट बी है, कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना है। सेट को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर, अभी हमने बताया था। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप इसके क्लियर कर सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेट में एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मतलब क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, क्या इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। सेट बी हमारे पास जो है वो लिख सकते हैं, ई लिख दीजिए आप, ए लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए, आई लिख दीजिए और यू लिख दीजिए। इस तरीके से आप सेट को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्स को आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में, ये आप जान लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो ये आपका होता है रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, कॉमा से सेपरेट करना है, कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है, बस हो गया आपका। दूसरा अगर बात करें, एग्जांपल सेकंड क्या कहता है, इफ ए इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अगर एक सेट आपके पास है, ठीक है, किसका, इवन नेचुरल नंबर का है वो, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर वो आपका कौन कौन सा होगा, देखिए जरा। सेट ए है, इवन नेचुरल नंबर आपके पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन। ये आपका क्या हो गया, इवन नेचुरल नंबर का क्या हो गया, सेट हो गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एलिमेंट्स आप लिखे, कॉमा लगा दीजिए बीच में, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है आपको, काम खत्म। ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। रोस्टर फॉर्म में हमको क्या करना रहता है, सिर्फ इतना ही हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, वहां से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, सेट बिल्डअप फॉर्म। अगला आपका क्या है, सेट बिल्डअप फॉर्म है। सेट बिल्डअप फॉर्म देखिए थोड़ा सा ये मुश्किल है, स्टार्टिंग में मुश्किल आपको लगने वाला है, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो है बहुत आसानी से जो है वो भी क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर चलिए दूसरा आपका क्या है, सेट बिल्डअप फॉर्म। सेट बिल्डअप फॉर्म क्या होता है, इसको जान लेते हैं। इन सेट बिल्डअप फॉर्म, सेट बिल्डअप फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखना है। डेफिनेशन पे आप ना जाइए, बहुत आसान डेफिनेशन है। आपको यहाँ पे जो है एलिमेंट्स की क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी लिखनी है, सिर्फ एलिमेंट की क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी लिखनी है। जैसे एग्जांपल से थोड़ा सा अगर इसको समझें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अगर हम कह दें, आप इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे। ठीक है, अगर इसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए आप, अगर इसको हमको कहाँ लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक सेट आपके पास सी है, तो क्या बोला है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं आपके, ये आपको लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, कितना
5, क्योंकि 6 से छोटा पूछा है तो 6 नहीं लिखना है। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब इसी को सेल बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है, सेल बिल्डर फॉर्म। बहुत ध्यान से समझिएगा, सेल बिल्डर फॉर्म में सेट हमारे पास अभी भी मान लेते हैं हम सी ही है, तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारा क्या होगा, देखिए जरा, सेट बिल्डर फॉर्म जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, उसमें आपको लिखना क्या है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा कि हमारे पास x एक एलिमेंट है, हमने लिख दिया कि x एक क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। कैसा एलिमेंट है, सच दैट, कैसा एलिमेंट है, ठीक है। x जो है वो कैसा एलिमेंट आपके पास है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि x हमारे पास क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, x इज लेस देन 6, x is less than 6 and x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। ध्यान से इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पहले, उसके बाद बहुत आसानी से आप इसको भी कर पाएंगे, ठीक है। एग्जांपल्स और भी हम लेंगे, तब ये चीजें जो है आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। देखिए हमने एक सेट लिया सी, कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एलिमेंट आप एक्स ले सकते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले, कुछ भी आप ले सकते हैं अपने मन से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप फ्री हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हमने कहा कि एक एलिमेंट आपके पास एक्स है, ठीक है। अब एक्स के बारे में आप लिखेंगे वो एलिमेंट आपने जो एक्स लिया है वो है क्या, वो जो एलिमेंट आपने एक्स लिया है वो एग्जैक्टली है क्या। तो ये एक्स क्या है, लेस देन 6, ये पूरी प्रॉपर्टी जो है हमने एक सिर्फ एक्स में कन्वर्ट कर दिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो कि लेस देन क्या है, 6 है। एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है जो कि लेस देन क्या है, 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x इज लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या ऐसे लिख सकते हैं x इज लेस देन 6, x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, या ऐसे ना लिखना चाहें तो इसी को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहें आप वैसे लिख सकते हैं। तो सी एक हमारे पास सेट है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, x सच दैट, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली आप डिफाइन कर लीजिए, क्या होगा हमारे पास, x लेस देन 6, x लेस देन 6, ठीक है। एंड या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फिर x belongs to नेचुरल नंबर, x belongs to क्या, नेचुरल नंबर। जैसे चाहें आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी आपको वहां पे डिफाइन करनी रहती है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म है, ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अभी जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो ये चीजें जो है बहुत अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए अभी के लिए आप इसको जानते रहें कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम सिर्फ क्या लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं एलिमेंट की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से अगर समझें, देखिए एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से है, क्या बोला गया है इसमें, तो उसका फॉर्म में लिखना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपका है, ये देखिए, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आपके पास, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आपका आएगा उसको आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बहुत आसान है लिखना। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या, 0, ये आपका क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या आपका हो गया, 0, इतना तो आप जान ही रहे हैं। अगर x कॉमन कर लें तो हमारे पास आ गया x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन कर लें तो यहाँ भी आ गया हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर आए, x माइनस 1 और कितना, x प्लस 2 इक्वल टू क्या, 0। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 और कितना, माइनस 2, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की, कौन कौन सी, 1 और माइनस 2। अब इसको किस में लिखना था, रोस्टर फॉर्म में। अब इसको किस में लिखना था हमको, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई सेट आपके पास है,
ये मान लीजिए कोई सेट आपके पास है, ये मान लीजिए कोई आपके पास सेट ए है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपको रोस्टर फॉर्म में लिख देना था। रोस्टर फॉर्म का मतलब कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना ही है, इन दोनों एलिमेंट को आप लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या लगा देना है, कॉमा से इसको सेपरेट कर दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ऐसे आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत जबरदस्त तरीके से आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं यही। और अगर ये सेशन जो है आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें, ठीक है। मोटिवेशन जिससे हम लोगों को मिलता रहे और अच्छा करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखिए इसको आप जरा समझिए। यहाँ पे सेट बिल्डअप फॉर्म का है ये आपका, सेट बिल्डअप फॉर्म में समझना है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, राइट द सेट ए इन सेट बिल्डअप फॉर्म। एक आपके पास सेट दिया गया है, ये आपके पास सेट ए है, कुछ इस तरीके से दिखा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ पढ़ने के लिए आपको दिमाग अपना चलाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको याद करें और आंसर आपको इसको इसका लिख दें, ठीक है। याद करेंगे अगर मैथ में, तो मैथ जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला नहीं है। चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैथ का मतलब ही आपका सोचना, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ आपके जीवन में काम आने वाली हैं, कुछ नहीं, ठीक है। मैथ का मतलब है कि आपका दिमाग जो है किस तरीके से चल रहा है, कितना आप सोच पा रहे हैं, ये मैटर करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सेट है, सेट बिल्डअप फॉर्म में इसको लिखना है, तो ए हमारे पास एक सेट है, आप लिख दीजिए एक्स एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट। अब एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू। अब आप अगर ध्यान से देखें, सारे नंबर्स में कुछ रिलेशन हमको दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। ये आपका जो है 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन, आगे तक जा रहा है ये, ठीक है। ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, आगे तक बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम एक नंबर लिख दें n, अगर हम क्या लिख दें, एन स्क्वायर लिख दें, अगर हम कहें कि एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और एन की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो किसका स्क्वायर, 5 का। देखिए क्या वही नहीं आने वाला है, बिल्कुल वही आएगा। तो एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर। एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अब एन क्या है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। या नेचुरल नंबर भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, या इसी तरीके से आप इतना लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे इसको बना सकते हैं। तो ये आपका क्या है, सेट बिल्डअप फॉर्म हो गया। तो इसी को ध्यान से आपको समझना रहता है कि क्या प्रॉपर्टी उसमें लग रही है, किस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तक चलेंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे, तीसरा। देखिए जरा, यहाँ पे आपको क्या देखना है, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसको आपको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, कोई सेट आपके पास ए है, लेस देन 7 है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और क्या 6, क्योंकि रोस्टर फॉर्म था, हमने क्या लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, 1 2 क्या 6। ये एलिमेंट्स आपके किस में आ गए, रोस्टर फॉर्म में। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एक्स सच दैट 4x + 9 लेस देन 50। सॉल्व कर लीजिए आप इसको। यहाँ पे क्या दिया गया आपका, देखिए ध्यान से, 4x + 9 लेस देन क्या 50। इसको आप उधर लेके जाएंगे तो 4x लेस देन आपका कितना हो गया 41, x लेस देन कितना आपका हो गया 41 बाई कितना 4, ठीक है। 41 बाई 4 तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है नहीं, 41 बाई 4 क्या आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ तक आएगा, देखिए यहाँ पे है, ये क्या आपका x लेस देन आ जाएगा, ये 10 पॉइंट कितना 2 5 करके ऐसे कुछ आएगा आपका, ठीक है। 4 × 4, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, ये हो गया 10, 40 हो गया, उसके बाद 41 पॉइंट करेंगे 0 2 50 आ गया आपका। तो उसके अंदर कितना आ गया आपका 10.25 समथिंग करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब आप देखिए x लेस देन 10.25 ये नेचुरल नंबर नहीं है। 10.25 तो नेचुरल नंबर नहीं है, उससे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 10 है, ठीक है? उससे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 10 तक है, तो 1 से 10 तक आप नेचुरल नंबर बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आने वाले लेक्चर्स में हम यहाँ पे एक इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें जो है आपकी वो क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।